तो अम्ल और क्षार पढ़ ही चुके हैं, है ना, इसके पहले। अब जानते हैं अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, यानी कि कोई अम्ल है तो वो कितना ज़्यादा अम्लीय है और कोई क्षार है तो कितना ज़्यादा क्षारीय है। माप होता है ना सबका, कितना प्रबल है। तो उसके लिए क्या होगा तो उसमें ये देखा गया है कि जो अम्ल जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, जितना ज़्यादा जो है संक्षारकी होता है, ठीक है, वो उसमें हाइड्रोजन के आयन उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसके आधार पर वैज्ञानिक जो है पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना बनाया, जिससे जो है किसी भी अम्ल या क्षार का, ठीक है, अम्ल का, उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं और उसी के आधार पर बताते हैं कि उसका जो है प्रबलता कितनी है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रांग है। ठीक, तो पीएच पैमाना इसमें पढ़ोगे। पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल माने शक्ति, यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल जो है, जो डिजाइन किया गया, ठीक है, वो जो है 0 से 14 तक है, ठीक, और बीच में कहीं आएगा 7। तो उसमें देखा गया कि हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होता है, ठीक है, ये होता है पीएच इक्वल टू होता है वो ज़्यादा डीप में हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। लॉग पढ़े हो मैथ में, लॉगरिथम, ऐसे समझ लो जिसका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसकी ज़्यादा होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, ठीक है, और वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इधर क्या होगा, इधर जो है ये अम्लीयता का बढ़ता क्रम है, अम्लीयता का बढ़ता क्रम, और इधर क्या है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम। उसमें देखो दिख रहा है, इतना छोटा छोटा दिख रहा है फोन में। और ये क्या है, उदासीन होता है, ठीक। तो देखो जिस यौगिक का, ठीक है, जिस यौगिक का या जिस पदार्थ का पीएच स्केल पे, ठीक है, पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 और 7 के बाद यानी कि 8 से 7 पॉइंट समथिंग से, ठीक है, 7.23 से लेकर 14 तक होता है, यानी कि 7 नहीं उससे कुछ ज़्यादा और 14 तक होता है, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब यहाँ देख लो, 7 से इधर 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से आगे इधर बढ़ेंगे 14 की ओर तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यानी कि क्या समझे, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 1 है और किसी दूसरे पदार्थ का पीएच मान 4 है तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 1 होगा, ठीक है। अच्छा, किसी का पीएच मान lo कि 8 है और किसी का पीएच मान है 10.5, तो कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, 10.5, ठीक है। तो पीएच मान 14 की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और पीएच मान 7 से आगे इधर 0 की ओर बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक। और अगर जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, जैसे 6.9, 6.8 या 7.1 या 7.2, 7.2, तो 7 के ज़्यादा करीब है ना, या 7 हो तो वो लगभग उदासीन है। अगर 7 है तो एकदम पूरी तरह से उदासीन। तो जल क्या होता है, उदासीन होता है, वो बिल्कुल भी ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, एकदम उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 आता है जल का। अब बुक पढ़ोगे तो और डिटेल में मिलेगा, जैसे कि जठर रस यानी कि पेट में जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट वाला, उसका पीएच मान होता है 1.2, 1.2, यानी कि बहुत अम्लीय होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 यानी कि 7 से ज़्यादा है तो थोड़ा क्षारीय होता है खून, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वो क्षार होता है, उसका पीएच मान 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है। सबसे तगड़ा क्षारक कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और भी पॉइंट्स हैं पीएच। अब जानते हैं पीएच का, ठीक है, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो हम लोग का जो है पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है शरीर का, ठीक है। इसके बीच में अगर हमारे शरीर का पीएच मान रहेगा तो हम अच्छे से जी सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उससे 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा होगा तो जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है, मुश्किल होगी और मर जाएंगे धीरे धीरे। और प्रकृति में जैसे बारिश होता है तो बारिश हवा में बहुत सारे जो है गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और भी तरह तरह के। तो जब वर्षा होती है तो जहाँ ज़्यादा प्रदूषण वाली गैस होती है तो वो उसमें घुल जाती है, और ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड जल में घुल जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बना लेगा HNO3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड वो जल में घुल जाता है तो H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब। अब क्योंकि पानी बरस रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ज़्यादा पानी में मिक्स होकर फीका हो जाता है, लेकिन है तो वो अम्ल ना, तो वो जो है सुंदर चीज़ें या
कोमल चीज़ें हैं उस पर जब वो गिरेगा तो उसको तो संक्षारित करेगा ना, उसको जो है नष्ट करेगा, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो जब पानी जो बारिश होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ लाइक कर दी नहीं, बताओ हिल गया। देखो चलो ये बताओ हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखो हम लोग पढ़े हैं कि बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो हमको पता है कि सूर्य बहुत गर्म है, उसके नजदीक सबसे नजदीक जो होगा वही सबसे ज्यादा गर्म होगा। अच्छा सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का नाम याद है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और 9वां ग्रह था जिसे हटा दिया गया यम। फिर से सुन लो, सूर्य से नजदीकी से दूरी की ओर जा रहे हैं ऐसे ग्रहों का नाम। ठीक है, नजदीक फिर दूर और दूर ऐसे। बुध सबसे नजदीक, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम को 52 ग्रह में रख दिया गया। तो बुध शुक्र ये क्या है, नजदीक में है सूर्य के। पृथ्वी ये जो है बीच में आ रहा है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा, इसलिए इस पर जिंदगी संभव है। उसके बाद मंगल, मंगल ज्यादा दूर है, पृथ्वी बाद आ रहा है ना, यानी कि वहां उधर ठंडा होगा, ज्यादा दूर है। बृहस्पति और ज्यादा ठंडा। अच्छा इधर थे पृथ्वी तक, पृथ्वी और मंगल ये सब क्या है, ये पार्थिव ग्रह है। ठीक है, मतलब कि ये जो है इनमें ठोस चट्टान है, जमीन है, और बाकी उधर बृहस्पति और उसके उधर सब गैस से बने हैं। ठीक, तो इस हिसाब से बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए ना, यहाँ भूगोल पढ़ाने लगे बुध सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। इसका रीजन जान लो, टेक्निकली तो बुध ही होना चाहिए सबसे ज्यादा गर्म, लेकिन शुक्र है। इसका रीजन यह है कि शुक्र पे जो है तेजाब का बादल, मोटा घना बादल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसका घना बादल, काला मोटा बादल पाया जाता है। ठीक है, तो उस पर जब सनरेज यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जितना भी ऊर्जा आता है वो उसमें सोख लेता है और एकदम खौलने लगता है, गर्म हो जाता है एकदम। तेजाब खौल रहा हो तो उससे ज़्यादा फिर कौन गर्म हो, तो वही उसका वातावरण इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो जो है बुध से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा जीके में कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तब क्या बताओगे? शुक्र है। क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है? क्योंकि उस पर जो है तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का घना मोटा बादल पाया जाता है जो उबलता रहता है, एकदम खौलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसके बाद जानते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अब देखो हम लोग जो खाना खाते हैं ग्रास नली से होते हुए चबाते हैं, पहले मुंह में ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय में, अमाशय जिसे पेट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है एक अम्ल रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसकी दीवारों में से। अच्छा वो डैमेज नहीं करता, उस तरह की बनी होती हैं हमारे पेट की दीवारें। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, यहाँ तक कि वो हल्के फुल्के धातुओं को भी, जैसे लोहा कील हो गया, ब्लेड हो गया, अगर पेट में चला गया तो उसको भी गला के वो पचा सकता है, इतना स्ट्रांग होता है। ठीक, तो अम्लीय होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब ज़्यादा खा लेते हैं, खूब मस्त खाना मिल जाता है, ठूस ठूस के यहाँ तक खा लेते हैं गले तक, तब क्या होता है पेट को कुछ ज़्यादा ही अम्ल रिलीज करना पड़ता है पचाने के लिए। तो क्या होता है, गैस बनने लगता है ना, पेट खराब हो जाता है, डकार आता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं, एसिडिटी हो गई तो उसका क्या इलाज है? इनो ठीक है, तो देखो अम्लता हो गई यानी कि पेट में अम्ल ज्यादा हो गया, अम्ल को ज्यादा हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? छार चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि स्ट्रॉन्ग छार ले आओ पी लो, तुम्हारा मुंह और गला नोचते हुए चला जाए गलाते हुए, है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? दुर्बल छार चाहिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो यूज होता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, उसको पी लेते हैं। ठीक है, तो उससे एसिडिटी यानी कि अम्लता से राहत मिलती है। हाँ मीठा सोडा भी पी सकते हैं, मीठा सोडा नहीं, वो क्षारीय होता है हल्का, हाँ क्षारीय होता है, हाँ वो भी काम करेगा, मीठा सोडा क्षारीय होता है, मीठा सोडा भी पी सकते हैं, वो भी काम करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और हमको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमारी बॉडी में मैग्नीशियम भी आ जाएगा। तो और कोई उपाय, कोई और क्षारक यूज करने की बजाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों चूज किया गया? क्योंकि उससे हमारी बॉडी, क्योंकि हम लोग नमक खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी को सोडियम मिल रहा है, और बहुत सारे फल फूल खाते हैं तो उससे वो जो है पोटेशियम और अलग अलग तरह के धातु थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, पानी में बहुत सारा मिनरल मिल जाता है। लेकिन हाँ अब दूध खा पी रहे हैं उससे कैल्शियम मिल जाता है। ठीक, लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिल रहा ना कहीं से, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाया गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिया जाए, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको मैग्नीशियम मिल जाता है, हमारी पेट की अम्लता भी दूर हो जाती है। ठीक है, अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, अगला टॉपिक। अब खाना वाना खा लिए, बचाओ रात में सो गए, तो जो भी छोटे मोटे या थोड़े बहुत दांत के जहाँ खाली जगह होता है या दांत में चिपक गए रहते हैं भोजन के छोटे छोटे कण, वो मुंह में ही रह जाते हैं, तब रात भर बैक्टीरिया उसको खाते हैं, खाएंगे और फिर पीछे से निकालेंगे क्या? अम्ल, एसिड। ठीक है, मतलब कह लो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसको सड़ा के वो जो भोजन कण अटके थे, भोजन के कण दांत में बीच में कहीं, उसको बैक्टीरिया खाएंगे और किसमें चेंज कर देंगे? अम्ल में। ठीक है,
अब क्या होगा, अगर मान लो 2-3 दिन या कई दिन लगातार दांतुन नहीं करो, मुंह साफ नहीं करोगे, तो वो अम्ल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, ये जो दांत का ऊपरी परत है, ठीक है, व्हाइट वाला, ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, इनेमल कहते हैं इसे, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट होता है सर, ठीक। तो ये सबसे स्ट्रांग होता है। जब इंसान मर जाता है, उसको जला देते हैं, तो उसका पूरा बॉडी जल जाता है, यहाँ तक कि मोटी मोटी हड्डियां भी जल जाती है, खोपड़ी सब कुछ जल जाता है। क्या बच जाता है, दांत बच जाता है, वो नहीं जलता है, ठीक है। एकदम जला तो पूरा राख हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर ढूंढ के देखोगे दांत बचा रह जाएगा। तो वो इसी के कारण होता है, हमारे इनेमल के कारण, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन वो अम्लीय माध्यम में घुलने लगता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया खा रहे थे, भोजन के कण अटके थे दांत में कहीं, उसको खा के क्या आगे अम्ल, ऐसे कर लो देसी स्टाइल में, भोजन के कण जो रह गया था, तुमने सफाया नहीं दांतों के बीच में जो फंसा था, उसको बैक्टीरिया खा के अम्ल हक दिए, है ना। और अब वो अम्ल क्या होगा, दांतों का धीरे धीरे क्षरण करेगा, ऊपरी परत जो दांत का है इनेमल, वो धीरे धीरे उसमें घुल जाएगा, या संचारित होगा, नष्ट हो जाएगा और दांत सड़ने लगेगा, ठीक है। तो मंजन करना जरूरी है। कोलगेट या कौन सा आता है, क्लोजअप और ये सब। अगला है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो कुछ कुछ जीव जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल और क्षारक का यूज करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, ठीक है। तो उसके अम्ल में, उसके जो है डंक में वो होता है, अरे मेथनोइक अम्ल, ठीक है, HCOOH ये होता है। तो वो जब मारती है डंक, तो हमारे बॉडी में वो चला जाता है मेथनोइक अम्ल, और बहुत तेज परपराता है, दर्द होता है और सूजन हो जाता है, ठीक। हड्डे भी, तो मधुमक्खी हड्डा वो लगभग उसी टाइप का है ना सब, हड्डा हड्डी मधुमक्खी। और हाँ, प्रकृति में एक पौधा पाया जाता है नेटल नाम का, ठीक है। तो उसकी पत्तियों में से कांटा जैसा पतला पतला नहीं निकला रहता है, वो भी अगर गलती से कहीं छुआ जाए किसी जीव को या हम ही लोग को, तो एकदम मधुमक्खी के डंक मारने जितना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसका इलाज भी उसी के आसपास होता है। हाँ, उसके डंक में भी मेथनोइक अम्ल होता है, HCOOH, ठीक है। और उसके आसपास एक डाक नाम का पौधा होता है, ठीक है। उसी के आसपास उसको देखेंगे, उसी से मिलता जुलता रहेगा, पता चल जाएगा। उसकी पत्ती को तोड़ लें और उसको मसल के उसमें से जो रस थोड़ा बहुत निकलेगा उसको रगड़ लें उस जगह पे जहाँ पे नेटल नाम का पौधा का वो कांटा धंसा था, उसकी पत्ती में होता है, जहाँ पर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, उस पर दूसरे पौधा उसी के आसपास मिलता है, उसकी पत्ती को निचोड़ के उस पर लगा लें, डाक वाला पौधा, तो वो ठीक कर देगा। यानी कि क्या समझे, जहाँ समस्या थी उसी के अगल बगल में समाधान भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये जीव हो गया, जैसे मक्खी हो गया, हड्डी हो गया, अब और ये पौधा हो गया जैसे, तो इनमें क्या थे, अम्ल था ना इनके डंक में, इससे जो है गड़ा और सूजन हुई, बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो इसको दूसरी तरह से भी इसका इलाज किया जाता है। वो गड़ा कांटा, उसमें क्या चला गया, बॉडी में हमारे अम्ल चला गया। अगर हम उसको छाड़ देते थोड़ा सा, तो वो उदासीन हो जाएगा और वो दर्द जलन जो भी हो रहा था, खुजलाहट, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, अगर मधुमक्खी ये सब डंक मारे, ठीक है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, मीठा सोडा लो, ठीक है, वो भी हल्का क्षारक होता है, उसको उसी पर रगड़ लो, ठीक है, लगा लो। तो उसमें क्या था, डंक में क्या था, अम्ल था, और मीठा सोडा में क्या है, क्षारक। वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, और ठीक हो जाएगा। और भी जान लो एक्स्ट्रा, मान लो बिच्छू डंक मार दिया, ठीक है, वो तो बहुत भयानक दर्द होता है, सुने, हमको कभी मारा नहीं है, लेकिन बहुत लोग सुने, बहुत खतरनाक दर्द होता है, सूजन हो जाता है, दर्द बहुत भयानक होता है। तो उसके लिए भी इलाज है। इमली का बीज ले लें, ठीक है, पका हुआ इमली खाते हैं, उसमें बीज निकलता है, उसको फोड़ लें, उस अंदर वाला पार्ट निकालना, उसको तब तक पत्थर पे रगड़े जब तक कि उसमें से सफेद वाला भाग ना निकलने लगे, पाउडर, ठीक है, रगड़ते हैं सफेद वाला पार्ट निकला, उसको उस पर लगा ले, जहाँ वो क्या बोल रहे थे, हाँ, बिच्छू, जहाँ बिच्छू डंक मारा है उस पर लगा लें, इमली के रगड़ने पे, उसके बीज को रगड़ने, जो व्हाइट वाला पार्ट निकला उसको जहाँ डंक मारा था बिच्छू, वहाँ पे लगा लें, तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इमली में भी अम्ल होता है, और मतलब एक तरह का पदार्थ होता है जो ठीक कर देता है इमली के बीज में, याद रहेगा कि। लेकिन इमली का बीज मिलेगा कहाँ? अब चलो मार्केट में चलते हैं, कभी इमली खरीद के खाएंगे, हो ना, और बिया रख लेंगे थैली में 4 टूक, है ना। तो बाहर भी लेंगे, हो गया, चलो इतना पर्याप्त है नहीं पीएच वाला। अब फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। अगला अब आएगा लवड़ क्या होता है, ढेर सारे लवड़ पढ़ेंगे। लवड़ में क्या पढ़ोगे, साधारण नमक पढ़ोगे, NaCl जो कि खाने के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत सारे पदार्थों के लिए कच्चा माल का यूज होता है। ये सोडियम कार्बोनेट पढ़ोगे, ठीक है, उसमें पढ़ोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि धावन सोडा, धोने वाला, वॉशिंग सोडा। और फिर उसके बाद पढ़ोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं खावन सोडा, मतलब खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। एक होता है धावन सोडा, धोने वाला सोडा, एक होता है खावन सोडा, खाने वाला यानी कि मीठा सोडा। उसके बाद और भी है, व्यंजक चूर्ण पढ़ोगे कलर उड़ाने के लिए। और क्या आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ोगे, अरे जो हाथ टूट जाता है बिल्डिंग करते हैं डॉक्टर लोग, वही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है ना क्या करना है।